सफल होगी तेरी आराधना। आप गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं साहब जी। ये बचने के लिए कुछ भी बोले जा रही है। ना ही मैंने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ना ही मैंने इन्हें मारना चाहा है। और अगर मैंने सच में ऐसा किया होता ना, तो आपको अभी इन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला होता। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो मैं यहाँ खुद आई थी, तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? एमडी, इसने मुझे बात करने के लिए यहाँ बुलाया था, फिर पीछे से मेरे सर पर वार किया, मुझे बॉक्स में डाला और स्टोर रूम में बंद कर दिया। वरना आप ही सोचिए, अगर ये सब इसने नहीं किया तो मैं यहाँ तक पहुंची कैसे? हाँ, अब तो ये यही कहेगी कि मैं इंसान नहीं भूत हूं। एमडी, आप तो जानते हैं कि मुझे बंद जगहों से घुटन होती है, तो फिर मैं खुद सुसाइड क्यों करूंगी? ये कोई सुसाइड नहीं था। आप दामिनी जी हैं ही नहीं ना, इसीलिए आप ये सब कर पा रही हैं अभी। क्योंकि ना ही आपको बंद जगहों में घुटन होती है और ना ही आपको मशरूम से कोई एलर्जी है। आप यहाँ ना इस घर में सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने आई हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप दामिनी जी की हमशक्ल हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे पति के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? अपनी हरकतों की वजह से मुझ पर उंगली उठा रही हो? दामिनी, रिलैक्स। मैंने साफ साफ कहा था कि तुम दामिनी से 5 फीट दूर रहोगी, लेकिन तुमने क्या किया? मिलने के लिए इसे बुला लिया। क्यों? क्योंकि मुझे इनके सच का सबूत चाहिए था। सबूत? कौन सा सबूत? जब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, ना कोई मुझे सबूत चाहिए, तो क्या देना चाहती हो, क्या हासिल करना चाहती हो? पर साहब जी, पर वर कुछ नहीं, बस बहुत हो चुका। कुछ नहीं सुनने वाला हूं मैं। दोबारा ऐसी जुर्रत मेरे सामने तो करना भी मत, आराधना। मैं कब से तुम्हारे ये सारे ड्रामे को झेल रहा हूं, अब और नहीं। मेहमान की तरह आई थी, दुश्मन की तरह तुम जा रही हो यहां से। लेकिन जो भी तुमने विनायक के लिए की है, इसलिए मैं चुप हूं, नहीं तो अभी तुम जेल के अंदर सड़ रही होती। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूं। जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं, आराधना। इट्स अ सीरियस ऑफेंस। और कोई और ड्रामा किया ना, तो मैं खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने माधव जी के हाथ से रुमाल लेने का? पर अफसोस, अब तुम्हारे माधव जी ना ही तुम्हें रुमाल देंगे, ना ही टिश्यू। अब अपने आंसू ना खुद ही पोंछ लेना। प्यार से कहा था कि यहां से निकल जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो सच झूठ का खेल खेलना था। अब ये आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म। पोंछ लेना अपने आंसू। ये सब क्या हो गया? साहब जी इतना नाराज हो गए, लेकिन वो वीडियो कैसे बदल गया? थैंक यू जो आपने मेरी मदद की। अगर एंड मोमेंट पर तुम आकर हेल्प नहीं करते ना, तो मेरा सच सबके सामने आ जाता और एक झटके में इस घर से बाहर होती मैं। आरू के फोन पर ना मेरी सच्चाई का सबूत है। वो अभी फोन लेकर यहाँ से भागी है। रोको उसे, माधव तक नहीं पहुंचनी चाहिए। माधव तक पहुंच गई ना तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत भरोसे से कॉल किया था तुम्हें,
मुझे पता था कि तुम्हारे अलावा ना मुझे इस सिचुएशन से कोई बचा ही नहीं सकता। और तुमने भी क्या फास्ट एक्शन लिया, 5 मिनट में हेल्प भी भेज दी और फौरन आराधना का फोन चेंज करके दूसरा फोन दे दिया उसे, और उसे पता भी नहीं चला। वैसे मुझे वो बॉक्स में छुपाने वाला आइडिया वो तो बहुत ही अच्छा था। इस लड़के का ना परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अब मैं 24 घंटे इस लड़की का डर अपने सर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका तो किस्सा खत्म करना होगा। इसे माधव और विनायक की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। अब अपनी लाइफ की नई कहानी लिखने के लिए पुरानी कहानी का दी एंड तो करना जरूरी है। ये लो अपना सामान। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हो सके तो आप सब मेरी बात का यकीन करना। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये दामिनी जी नहीं है। साहब जी, मैं इनके भरोसे मेरे विनायक को छोड़कर नहीं जा सकती। विनायक अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसका ख्याल रखना। जी भी। आराधना, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। इस रिश्ते के लिए तो 1000 बदनामियां मंजूर हैं। हिचकिचाओ मत, प्लीज कम। तुमने घर में कदम तो रख दिया आराधना, लेकिन अपना चिन्ह नहीं रखा। और अब तुम भी इस घर का अहम हिस्सा हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों की चिन्ह भी इधर छप जाए। मैं आप सबके सामने आराधना को अपनी पत्नी के तौर पे अपनाता हूं।
अगर जिद मराकर यहाँ रुकी ना तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा और तेरे बेटे विनायक का क्या हाल करूंगी मैं। आप विनायक की टेंशन मत लीजिए, बड़े भैया और दामिनी भाभी संभाल लेंगे उसे। और आपको भी मैं मुंबई में छोड़कर अच्छे से सेटल करके वापस आऊंगा, तो आप अपने लिए भी घबराइए मत। रास्ता तो जाम हो गया है, आप यहीं रुकिए, मैं रास्ता क्लियर करके आता हूँ। आराधना, 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 आराधना। भैया आराधना कहीं नहीं मिल रही। मिल नहीं रही क्या मतलब? भैया वो एक्चुअली रास्ते में पेड़ गिर गया था, मैं उसे हटाने के लिए उतरा और जब मैं रोड साफ करके वापस मुड़ा तो वो गाड़ी में नहीं थी भैया। Are you serious? किशन कैसी बकवास कर रहे हो तुम? अरे ढूंढो उसे, नजदीकी कहीं होगी, कहाँ जा सकती है वो? नहीं भैया मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही भैया। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़े भैया, क्या हुआ बड़े भैया? अब आप कौन सी नई प्रॉब्लम का वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हैं? वो किशन का फोन था, आराधना कहीं गुम हो गई है, चलती गाड़ी से उतर के कहीं भाग गई है कुछ। क्या? नहीं, मेरा पति, मेरा किशन। मैंने कहा था किशन को कि उस वैम्प आराधना के साथ कहीं मत जाना। अरे वो खुद तो चलती फिरती प्रॉब्लम्स का शोरूम है, मेरे किशन को भी फंसा दिया ना। अगर मेरे किशन को कुछ हो गया तो मेरा सुहाग, मेरा किशन, अरे मेरे लिए शॉपिंग कौन करेगा? मेरे नखरे कौन उठाएगा? मेरे लिपस्टिक, नेल पॉलिश का टेस्टर कौन बनेगा? बड़े भाई क्या बात कर रही हो? किशन बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अब ठीक है ना, लेकिन बड़े भैया सोचो, अगर आराधना ने किशन को किडनैप कर लिया और गृह प्रवेश के लिए फिरौती मांगी तो? क्या? मेरे किशन को तो गन से बहुत डर लगता है, और अगर किशन डर के बेहोश हो गया तो मेरे पास तो गंदे वाली सॉक्स भी नहीं उसको सुंघाने के लिए। बड़े भैया आपने ऐसा क्यों किया? आराधना आपकी प्रॉब्लम थी, आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। आपने अपने आप को बचाने के लिए अपने लक्ष्मण जैसे छोटे भाई को सूली पर चढ़ा दिया। बस करो, चुप हो जाओ। क्या पके जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। सही तो कह रही हूँ। अरे प्लान ही बेकार था आपका। और ये आराधना इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। इसने ना विनायक नाम का ग्लू छोड़ रखा है आपके पीछे, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से उससे आके चिपक जाएगी। और ये विलास राव नाम का ट्रम्प कार्ड ये है इसके पास में। अरे इसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, ये विलास राव नाम का ट्रम्प कार्ड कहीं ना कहीं से इसे जिता ही देता है। मैं कह रही हूँ भैया, ये आराधना कहीं नहीं जाने वाली। अरे लड़की नहीं है, पिशाचनी है, पिशाचनी। कुछ नहीं हुआ है, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगा। डिम्पल रिलैक्स। सही तो बोल रही हूँ। पर हाँ गॉड, इस सब में मैं जेठानी जी को तो भूल ही गई। बेचारी जेठानी जी, अब उन्हें अगर पता चलेगा कि आराधना इस घर से कहीं चली गई है और वापस आने की प्लानिंग कर रही है, तो जेठानी जी तो इस घर में बवाल खड़ा कर देंगी। अरे आराधना अगर घर में वापस आ गई ना तो फिर से बड़े भैया जेठानी जी के पीछे पड़ जाएगी। देखा नहीं आपने, पहले तो खाना खिला के उनको मारने की कोशिश की और फिर बॉक्स में बंद कर दिया। और अब तो मुझे लगता है सीधा घास लेट डाल के ना आग ही लगा देगी। हाँ, आराधना इस घर में वापस नहीं आएगी। ये दोबारा ये हरकत नहीं होने वाली। जो हरकत उसने दामिनी के साथ की है, उसके बाद उसके कदम इस घर में पड़ना बहुत मुश्किल है। महेश। जी मैम। आराधना नाम की जोक बड़ी मुश्किल से इस घर से बाहर गई है, वापस आने की तैयारी में है। ध्यान रहे, वापस नहीं आनी चाहिए। दरवाजा बंद कर दो। यस मैम। आराधना, तुमने ये सही नहीं किया, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। दामिनी का? वो तो बाहर गई है बड़े भैया। बाहर गई है? कहाँ गई है?
मुझे बताकर नहीं गई। इतनी रात को? दामिनी अचानक कहाँ चली गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो दामिनी, कहाँ हो तुम? मैं तो बस एक छोटी सी वॉक पर आई हूँ। वॉक पे? इस टाइम पर अचानक? हाँ, वो फाइनली हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई ना, शांति आ गई लाइफ में, और हमारे रिश्ते की वो तीसरी दीवार वो भी मिट गई। अब ना मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है और ना ही हमारे रिश्ते पर। हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तो बस इसी खुशी में बाहर आई थी एक वॉक पर सेलिब्रेट करने। वो सब ठीक है दामिनी, लेकिन प्लीज घर वापस आ जाओ। इतना मिस कर रहे हो मुझे? अब तो हमें जिंदगी भर साथ ही रहना है, तो फिर इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ा तो इंतजार कर, मैं आती हूँ। लेकिन दामिनी, मैं हाँ, अब आप यही कहेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू एमडी। पर थोड़ी देर दे दीजिए ना मुझे रिलैक्स करने के लिए, तभी तो मैं हमारी नई शुरुआत के लिए रेडी हो पाऊंगी। दामिनी मेरी बात सुनो, एक सीरियस मैटर है। सीरियस? क्या सीरियस एमडी? आप अपनी दामिनी को नहीं बताएंगे? एक आपकी दामिनी ही तो है, तो फिर बताइए ना क्या हुआ। दरअसल किशन का फोन आया था। ओ, किशन और आराधना मुंबई पहुंच गए? नहीं, बीच रास्ते में आराधना गायब हो गई। गायब हो गई मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा। रास्ते से पैर हटाने के लिए किशन गाड़ी से बाहर निकला था, वापस मुड़कर देखा तो आराधना गायब थी। खुद चले जाने वाले को गायब होना नहीं कहते एमडी। तुम कहना क्या चाह रही हो दामिनी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही जो आप समझ रहे हैं, कोई गायब नहीं हुई है, वो अपने आप ही चली गई है। और आप मुझे एक बात बताइए, उस लड़की ने इतना कुछ किया आपके सामने, फिर भी आपकी आवाज में उसके लिए फिक्र, परवाह सुनाई दे रही है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं कि वो गायब हो गई है? कोई 2 साल की बच्ची है क्या वो, जो जबरदस्ती कोई उसे किडनैप करके ले जाएगा? इतनी बड़ी लड़की से कोई जबरदस्ती कुछ करवा सकता है क्या? आप जबरदस्ती उसे घर से निकाल तो नहीं पाए, तो उसे गाड़ी से कौन निकाल के ले जाएगा? मैडम खुद ही मटक मटक के गई होंगी, भाग गई है वो जानबूझ के। और हाँ, भाग के कहाँ पहुंचेगी ये तो आपको पता ही है, भारद्वाज मैंश। ऐसी कोई बात नहीं है दामिनी, क्योंकि इस बार मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। उस लड़की ने ना आपको अपनी उंगली में लपेट के रखा है। एक एहसान क्या कर दिया उस लड़की ने हम पर? उसका कर्ज लेती रहती है हर कदम पर, और हम लोग भी जोकर की तरह उसकी बात मान लेते हैं। ना आप उसको अपने घर से निकाल पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी से। मुझे तो लगता है कि वो लड़की मुझे ही मार डालेगी, मुझे खुश नहीं रहने देगी। वो मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे से फिर से छीन लेगी। मेरे साथ ही कुछ हो जाएगा एमडी, मैं ही खत्म हो जाऊंगी। दामिनी मेरी बात सुनो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो देखो, आइंदा से ऐसी बात कभी मत दोहराना। तुम जहां कहीं पे भी हो, फौरन वापस आ जाओ प्लीज। एक टाइम पे मैं तुम दोनों की टेंशन नहीं ले सकता, लेकिन प्लीज तुम कम से कम घर वापस आ जाओ अभी इसी वक्त। देखो, तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी तो मुझे चिंता कम होगी। अगर तुम मुझे याद कर रहे हो तो मैं आ ही जाती। जी भैया। क्या हुआ? आराधना मिली? नहीं भैया, मैं घर ही वापस आ रहा हूँ। सोच रहा हूँ रास्ते में पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दूँ। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक काम करो, तुम घर आ जाओ, मैं ही कोई सोल्यूशन ढूंढता हूँ।
क्यों कर रही हैं आप ये सब? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मैं आदमी से आपने मुझे जबरदस्ती किडनैप करवाया क्यों? क्या करना चाह रही हैं आप? शांति, सुकून, तसल्ली, जिंदगी का एक नया अध्याय, एक नया पड़ाव, जिसके लिए मुझे तुम्हें ना माधव और उसके पूरे परिवार से हमेशा के लिए अलग करना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। आप जी ने मुझे घर से तो निकाल दिया ना, उनकी नजरों में आपने मुझे गिरा भी दिया, आप पर जानलेवा हमला करने का झूठा इल्जाम लगा दिया मुझ पर, मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। खुद गलत होकर भी आपने मुझे गलत ठहराया है। ये सब करने के बाद भी आप ये क्यों? आप यही कह रही थी ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो जा रही थी ना अब, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम ना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मार्ट निकली। पिछली बार भी बड़ा गेम खेलकर तुम्हें घर से निकलवाया था, लेकिन देखो आधे घंटे में उस विलासराव का झूठ बोलकर वापस चली आई। फिर मेरा सच सबके सामने लाने की कोशिश, मेरा कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर दिया। बाय गॉड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने चालाक निकलोगी। मैंने जो कुछ भी किया था सिर्फ अपने विनायक और साहब जी को बचाने के लिए किया था। मैं जानती नहीं कि आप कौन है और क्यों कर रही है ये सब, लेकिन मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी, और जीते जी मैं वो वादा निभाऊंगी। एग्जैक्टली, इसीलिए तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं, भरोसा नहीं कर सकती तुम पर। कल को तुम्हारा मन बदल गया तो, या तुम्हें मेरे झूठ का कोई सबूत मिल गया, तुम तो वापस चली आओगे मेरे नाक में दम करने। अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे डर में तो नहीं जीऊंगी, इसलिए तुम्हारा ना परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तुम्हें माधव के घर से और माधव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा, इतना दूर कि वापस आने का कोई रास्ता ही ना हो, ना कोई स्कोप, फिर मैं शांति से जी पाऊंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। रियली? तुम रोकोगी मुझे? रोकूंगी मैं आपको। कैसे? हालत देखो अपनी, बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही हो, अपने हाथ पांव तो खोल नहीं पा रही हो, और मुझे रोकने की बातें कर रही हो। तुम हार चुकी हो। मान लो। छोड़िए मुझे, हाथ खोलो मेरा, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ खोलो, छोड़ो। चिल्लाना बंद करो, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे इस चिल्लाने से मेरे कान के पर्दे फटेंगे, और मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊं। अब जो भी करोगी ना उससे बचोगी नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी मुझे ढूंढता हुआ आएगा ही। मैंने कब कहा कि मैं ये सब छुप कर करूंगी? इस बार जो भी होगा ना पूरी दुनिया के सामने होगा, और जो भी होगा वो देखकर तो सबको यही लगेगा कि तुमने प्यार में दीवानी होकर, प्यार में पागल होकर ये सब कर दिया। मैंने कहा छोड़ो मुझे। बाप्पा मेरी मदद करो।
हाँ बोलो। साहब जी, हर ये तो आराधना की आवाज लग रही थी, लेकिन वो दामिनी के फोन से फोन क्यों कर रही है? क्या करिए आप? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए। ये पहाड़ के ऊपर कहाँ लेकर जा रही है आप मुझे? क्यों कर रही है आप ऐसे? आरू, कहा था ना तुमसे कि तुम्हें माधव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। इतना दूर कि तुम चाहकर भी फिर किसी बहाने से वापस ना आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती आप। गाड़ी रोकिए, रोकिए गाड़ी। आप मुझे जान से नहीं मार सकती। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, इसका तुझे अंदाजा भी नहीं। बस आज तुम्हारा किस्सा खत्म। हेलो माधव, दामिनी। माधव मुझे बचाओ, हेल्प मी माधव। दामिनी कहाँ हो तुम? ये लड़की पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रही है, पहाड़ों के ऊपर। माधव, माधव मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेगी ये, मुझे कहीं मार न दे। माधव, मैं मुक्तेश्वर रोड पे हूँ। भैया किशन, कहाँ जा रहे हैं? हमें मुक्तेश्वर की तरफ निकलना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि आराधना दामिनी को डेफिनेटली वहां लेकर गई है। न जाने दामिनी किस हालत में होगी। टाइम वेस्ट करो, चलो मेरे साथ। चलो। प्लीज गाड़ी रोकिए, ऐसा मत कीजिए, गाड़ी रोकिए। घबराओ मत आरू, आज तुम नहीं, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। अपनी जान? मैं जो करने वाली हूँ ना, तुम्हारी समझ के परे है आरू। बस इतना समझ लो कि आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा दी एंड। आज मेरा खेल खत्म नहीं बल्कि शुरू हो रहा है। विनायक की जान अब भी खतरे में है और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे आरू।
ना तुम मुझे रोक पाओगी, ना खुद को और विनायक को बचा पाओगी। गुड बाय आराधना। मेरी मौत से तुम्हारी जिंदगी खत्म। दामिनी जी, दामिनी जी! आराधना, आराधना, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हाँ, क्या कर रही हो तुम? दामिनी कहाँ है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। दामिनी है कहाँ? मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन्हें यहाँ लेकर नहीं, वो खुद जबरदस्ती मुझे लेकर आया। बाहर से खुद गई। क्या बोल रही हो तुम? मेरी दामिनी ऐसे कूद गई? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दामिनी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। बोलो कि तुम झूठ बोल रही हो। ये इंस्पेक्टर साहब, किशन, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है गलती से शायद दामिनी गिर गई है या छुपा दिया है उसे, या पता नहीं। ये पागल लड़की है। इंस्पेक्टर साहब, अगर सच में ये जो कह रही है वो सच है तो हमें दामिनी को ढूंढना चाहिए। आप एम्बुलेंस बुलाइए। वो अगर गिर गई है तो हमें उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अब मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? देखिए माधव जी, इतनी हाइट से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। नामुमकिन है? मैं दामिनी को कुछ नहीं होने दूंगा। किशन, समझाओ इन्हें, ये क्या बोल रहे हैं? अगर वो गिर गई है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें बचाएं। आप कर क्या रहे हैं? आप ढूंढ क्यों नहीं रहे उसे? अगर आप नहीं अपना काम कर सकते तो मैं आपका काम करता हूँ। भैया संभालिए अपने आप को। भैया संभालिए अपने आप को। भाभी को कुछ नहीं हो सकता। मेरी दामिनी मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। दामिनी को कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उसे ढूंढिए। मेरी दामिनी को कुछ नहीं हो सकता। देखिए हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, लेकिन इतनी रात में उसको कहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग? देखिए ये पथरीला पहाड़ है, नीचे गहरी खाई और घना जंगल। बॉडी को इस वक्त ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है माधव। जो कुछ भी पॉसिबल है वो सुबह ही होगा, और मैंने रेस्क्यू टीम को बुला लिया है। वो सुबह दामिनी जी की बॉडी ढूंढकर आपको दे देगी। वो बॉडी नहीं है, वो मेरी बीवी है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आपका काम मुझे करना पड़ेगा। आप कर क्या रहे हैं? आप वक्त जाया कर रहे हैं। आप प्लीज, आप एम्बुलेंस को बुलाइए। एम्बुलेंस को बुलाइए, मेरी बीवी को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, किशन, बोलो इन्हें। मेरी दामिनी नहीं बच नहीं सकती। अगर आप नहीं संभाल सकते, अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते, मेरी मदद नहीं करते, उसे नहीं बचा सकते तो मैं भैया प्लीज। दामिनी भाभी, आप संभालिए अपने आप को भैया प्लीज।
ऐसा नहीं हो सकता किशन। मैं तुम्हारा अपनी बीवी को नहीं खो सकता, मुझसे दूर नहीं जा सकती किशन। मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा किशन, ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए अपने आप को। देखिए इस वक्त हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो कुछ भी पॉसिबल है वो सुबह ही हो सकता है। क्या करना चाहती हो तुम आराधना? तुम्हारा मकसद क्या है? क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? जब पहली बार मैं तुम्हें मिला था तो मैंने तुम्हें मदद करने का वादा किया था। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी सुधारने वाला था मैं। जब तुमने कहा कि विनायक मेरा बच्चा, तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार था। जब तुमने सबके सामने मुझ पे इल्जाम लगाया, मुझे सलील किया, मैंने कुछ नहीं कहा। जब जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है, तुम अच्छी तरह जानती हो, जब दामिनी मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं किस कदर टूट गया था। और आज फिर से मुझे उसी मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया तुमने। क्या मकसद क्या है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम मुझसे? पैसे चाहती हो? पैसे दिए थे ना, मैंने बोला था ना कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। क्या चाहती क्या हो? क्या तुम कादम्बरी के साथ अब भी मिली हुई हो? ये तुम्हारी मिली भगत। मुझे खत्म करना चाहती हो, मेरे परिवार को खत्म करना चाहती हो। क्या करना क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या मकसद क्या है तुम्हारा? क्या किया है तुमने दामिनी के साथ? बोलो मुझे, क्या करना चाहती थी तुम? क्यों किया तुमने ये सब? क्या चाहती हो तुम? दामिनी बिल्कुल सही कह रही थी, मैं ही गलत था कि जो कमजोर पड़ गया था मैं। दामिनी कह रही थी कि तुम्हें जेल भेजना चाहिए, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। तरस आ गया था तुम पर, लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, तुम्हारी वजह से। समझिए तुम। भैया अरे पूछो इसे, मार दिया मेरी दामिनी को इसने। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन्हें यहाँ नहीं लेकर आई थी, वो खुद यहाँ आए और खुद इस खाई में कूद गई। झूठ बोल रही है ये, सरासर झूठ बोल रही है ये। इसने सब कुछ खत्म कर दिया। आज मेरी दामिनी नहीं मर सकती। तुम्हारी गलतफहमी और तुम्हारे शक की वजह से आज सब खत्म हो गया। राधा, सब खत्म हो गया और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और इसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, उसे मार डाल लिया तुम्हें। क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। आज सब खत्म हो गया राधा, तुमने सब खत्म कर दिया। माधव जी, संभालिए अपने आप को। इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी पॉसिबल है वो सुबह ही हो पाएगा। मैंने कहा था ना, मैं कभी हारती नहीं। जीत तो मेरी होनी ही थी। प्लान तो हमारा सचमुच बहुत कमाल का था, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतने कम टाइम में हम अपने इस प्लान को पूरा कर पाएंगे। पर मैंने कहा था ना, वो लड़की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मेरे और माधव के बीच आने की, उस घर में वापस आने की,
मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और देखो, चाल ऐसी चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कंग्रेचुलेशंस, हमारा मकसद पूरा हुआ। जो हम चाहते थे मिल गया। ऐसे बड़ी सटीक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। देखो ना, और हमारी ये दोस्ती हम दोनों के लिए बड़ी फायदेमंद रही। पूरा काम भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला कि इस मुखौटे के पीछे कौन था। भाई कमाल है, कलाकार हो तुम। क्या मास्क लाई हो, बिल्कुल फिल्मों जैसा असली। और आवाज तो तुमने क्या बनाई थी, किसी को पता ही नहीं चला कि तुम दामिनी रही हो। हाँ माधव बाबू, पिछली बार तो दामिनी के मरने पर तुम 14 महीने के लिए कमरे में बंद हुए थे। इस बार दामिनी के मरने पर तो सीधा पागल खाने जाएगा। और आराधना जाएगी जेल। और बचा वो बच्चा, उसे तो मैं बहुत जल्द रास्ते से हटवा ही दूंगा। फिर होगा माधव की बर्बादी का खेल शुरू। क्यों पार्टनर? माधव साफ साफ बताओ मुझे, और बताओ कि दामिनी के साथ तुमने किया क्या है। क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं कि तुम दामिनी की जान तो नहीं ले सकती, उसे मार तो नहीं सकते, और वो खुद अपनी जान लेगी ही नहीं। बताओ क्या किया तुमने, क्या किया तुमने दामिनी के साथ? तुम्हारे एम्बिशन के बीच में आ रही थी वो, तुम्हारे लालच के बीच में आ रही थी वो। रास्ते से हटाना चाहती हो क्या मुझसे, या विनायक से दूर करना चाहती हो उसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी झूठी कहानियां और नकली दामिनी जी ने आपके दिमाग में भर के रखी है ताकि आप सच के बारे में सोच ही ना पाए। सच यही है कि वो दामिनी जी नहीं थी, वो कोई बहरूपिया थी। मैं अपनी दामिनी को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। तो तुम झूठ बोल रही हो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है आराधना, चुपचाप मुझे बता दो कि दामिनी है कहाँ, वरना मैं वो कर गुजरूंगा जिसका अफसोस मुझे भी होगा और तुम्हें भी। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन उससे मेरा सच नहीं बदलेगा। क्योंकि असलियत यही है कि उन्होंने मुझे रास्ते से किडनैप करवाया था, मैंने नहीं। वो तो मुझे मारने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो खुद खाई में कूद गई। ये आराधना झूठ तो नहीं बोलती, इसकी शक्ल भी बता रही है कि ये सच बोल रही है। फिर दामिनी ने खुद को क्यों मारा? वो सच में दामिनी ही थी या कोई बहरूपिया थी? हेलो प्रशांत। अरे मेनका, क्या हुआ भाई? आज तो घर में बड़ा तूफान आया होगा। सुना है दामिनी फिर भाग गई? वो भागी नहीं है। माधव का कहना है कि आराधना ने दामिनी को किडनैप करके कहीं रखा है, जबकि आराधना ये कह रही है कि दामिनी ने खुदकुशी की है। खाई में वो खुद ही मारी है। खुदकुशी? अरे भाई, माधव से शादी करना किसी खुदकुशी से कम था क्या, जो खाई में कूद गई? प्रशांत, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, जिसने भी ये खेल खेला है ना, वो बहुत ही स्मार्ट है। ऐसी चाल चली है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये खेल की शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ। किसी ने कोई भी खेल खेला हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो फायदा ही हो रहा है ना। दामिनी चली गई है और आराधना की ऐसी हालत है कि माधव उस पर भरोसा ही नहीं कर रहा। तो इस मौके का फायदा उठाओ
निकालो आराधना को घर से बाहर और करा लो सारी जायदाद अपने बेटे के नाम। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रशांत। 2 बिल्लियों की लड़ाई में हम उसका फायदा तो जरूर उठा सकते हैं। That's like my intelligent wife. Sorry. तुम अपना काम करो और मैं अपना करता हूं। सच बताओ आराधना, दामिनी कहाँ है? एक बार माधव की तरफ देखो। दामिनी उसकी जिंदगी है, दामिनी के बिना वो नहीं जी पाएगा। मत सब्र लो उसके इम्तिहान का। और हमें ये बताओ, कहाँ है दामिनी? क्या किया तुमने दामिनी के साथ? अरे लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। इसे 4-5 कोड़े लगाइए तो सच बोलेगी ये। अरे गलती हो गई बड़े भैया हमसे, जो इंसानियत के नाते इसकी हर गलती को माफ कर दिया। अरे जेठानी जी सही कह रही थी, जब इसने पहली बार उनके गाउन में आग लगाई थी ना, तभी इसके खिलाफ हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं ना। और उसके बाद इसने उन्हें मशरूम खिलाकर मारने की कोशिश की, ये जानते हुए कि जेठानी जी को मशरूम से एलर्जी है। और उसके बाद तो इसने हद ही कर दी। अरे उन्हें बॉक्स में बंद कर दिया। हमें इसे मौके पे मौका देते गए, जिसका एक गलत फायदा उठा रही थी। पहले इसके खिलाफ एक्शन ले लिया होता ना, तो आज जेठानी जी हमारे साथ खड़ी होती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसे इस घर में रहने की हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अरे हम नहीं जानते थे कि इसके भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। चंद पैसों के लिए और ऐशो आराम के लिए तुमने हमारा घर ही उजाड़ दिया। बस मादा बस, अब इस लड़की पर भरोसा करना बंद करो। बुलाओ पुलिस को, वही उगलवाएंगे सच इसके मुंह से। तब जाकर ये लड़की हमें बताएगी कि दामिनी कहाँ है और इसने दामिनी के साथ क्या किया है। फिलहाल तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी दीदी। पुलिस अभी दामिनी को ढूंढ रही है। अच्छा, तो ठीक है। इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए अब हम अपनी औकात में आएंगे। आखिरी बार हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, बताओ सच क्या है? बोलो, कहाँ है दामिनी? इतना तो मानते हैं ना कि मैं विनायक को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। वो मेरा बेटा है और मेरी ममता खोटी नहीं। मैं विनायक की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने दामिनी जी को किडनैप नहीं किया था, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया था। इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना आप कि एक माँ कभी भी अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती है। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने हमारे बच्चे की झूठी कसम भी खाई, इस बच्चे को उसकी माँ से अलग करके अपनी जान बचाने के लिए इस बच्चे की झूठी कसम खा रही हो तुम। ठीक है, तुमने इसे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, पर क्या अब तुम में इतनी भी ममता नहीं बची है कि इस बच्चे की झूठी कसम खाते वक्त अपनी जान बचाने के लिए तुमने एक बार भी अपने पलके नहीं झपकी? आप गलत समझ रही हैं। मैंने विनायक की झूठी कसम नहीं खाई है। चुप! अपनी गंदी जुबान से विनायक का नाम भी मत लेना तुम, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि इसकी माँ इससे अलग हो गई तो ये बच्चा बिन माँ का बेटा है? नहीं, इसकी बुआ माँ अभी भी जिंदा है। हम परवरिश करेंगे हमारे भतीजे की, हम परवरिश करेंगे। एमडी,
दामिनी, एमडी, कहाँ है आप? एमडी, अचानक ये यहाँ कैसे आ गई? माधव, तुम्हें पता था क्या ये आने वाली है? जी, कहीं से पता तो नहीं चल गया? इस घटने को 2 घंटे भी नहीं हुए और इसे कैसे पता चल गया? ये तो यूएस में थी ना? हेलो सिस्टर, दामिनी दी, आई एम हियर, आई एम बैक। दामिनी दी, कितना सोओगी आप? आ जाओ बाहर, आपकी बहन आई है। आइए जरा मेरा वेलकम कीजिए, आरती वारती उतारिए। अच्छा, मैं समझ गई, आपने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया होगा और मैंने वो चौपट कर दिया, राइट? अच्छा ठीक है ना, अब क्या करूं, मेरी फ्लाइट जल्दी आ गई थी। एयरपोर्ट पे मैं कितना टाइम पास करती। दामिनी दी, आ जाओ ना। देखा, मैं जानती थी मेरी बहन मेरे वेलकम के लिए आए ना आए, पर एमडी मेरे वेलकम के लिए जरूर आएंगे। कहाँ है मेरी महारानी? सो रही है ना अब तक? एक नंबर की आलसी है सच में। एक वो है जो सुबह नहीं उठ सकती है और एक आप वो जो लेट तक नहीं सो सकते हो। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? जहां पे भी जा रहे हो ना, सारे प्लान्स कैंसिल कर दीजिए और मेरा वेलकम कीजिए। मेनका दीदी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? यहाँ अचानक कैसे? अचानक कहाँ? मैं तो उसी दिन आने वाली थी जब मुझे पता चला कि मेरी बहन वापस आ गई है। पर वो टिकट, वीजा, ये सब चक्करों में ना लेट हो गई। और ऊपर से मुझे दीदी ने ये बताया कि वो अकेली नहीं है, अब मेरा भांजा भी इस दुनिया में आ गया है। तो फिर तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और फौरन आ गई। पर दोनों हैं कहाँ? मुझे मिलना है उन दोनों से। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ बता क्यों नहीं रहे? कहाँ हैं वो लोग? दी ठीक है ना? देविका, बात ही कुछ ऐसी है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। ऐसा क्या हो गया डिम्पल? वो क्या है ना, तुम्हारी दीदी वापस तो जरूर आई थी, लेकिन कल रात उनका एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? कहाँ है वो? I mean, आप सब लोग यहाँ पे क्यों हैं? हम हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? देविका, दरअसल सब कुछ यूं अचानक हो गया कि कल रात को उस पहाड़ी से उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। लेकिन पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि दामिनी ठीक होगी, जल्दी मिल जाएगी। माफ करना माधव जी, अब आपकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। हमें जिस बात का डर था वही हुआ।
दामिनी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं प्लीज चादर मत हटाइएगा, आप देख नहीं पाएंगे। इतनी हाइट से गिरने के बाद फेस पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, पहचान में नहीं आएगा। पर अब मैं वापस आ गई हूँ, अब आप परेशान मत होना। एमडी, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। भैया भैया, क्योंकि एक एक्सीडेंट केस है इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एमडी मुझे बोलिए ना, क्या हुआ दी के साथ? अपने दी को इतने रात को जाने ही क्यों दिया बाहर? दी ने मुझे बोला था कि उन्हें पार्शियल अमनीशिया है, कि तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? उन्हें रात को क्यों जाने दिया बाहर? हाँ बताइए ना। नहीं देविका, ऐसी बात नहीं है। माधव ने उसे बाहर जाने ही नहीं दिया, बल्कि उसकी इस हालत की वजह से माधव उसे अकेला छोड़ता ही नहीं था। वो क्या है ना, वो इस आराधना की वजह से वो आराधना क्या? मेरी दामिनी मरी नहीं है, उसे मारा गया है। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और मर्डर किया है, इस औरत ने उसे मारा है। इसकी वजह से मेरा घर परिवार खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इसकी वजह से गिरफ्तार कीजिए इसे इंस्पेक्टर जी। यही मर्डर है। Get her out! ये मेरी दूसरी पत्नी है, जबरदस्ती इसने मुझसे शादी की। हमने कुछ नहीं कहा, बार बार ये दामिनी पे इल्जाम लगा रही थी। अरे तरस खाकर इस घर में इसे जगह दी हमने, इज्जत दी, लेकिन इसने क्या किया? बदले में सब बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे के सर से मां का साया छीन लिया। इसे जीने का कोई हक नहीं है इंस्पेक्टर। अरे मेरी बात नहीं सुन रहे आप? अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो आज मैं इसे जरूर जान से मार दूंगा। आज मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। इसे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं भैया, संभालिए अपने आप को भैया, प्लीज। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने अपने आदमियों से मुझे अगवा करवाया था, और मुझे तो गाड़ी तक चलानी नहीं आती, फिर मैं उन्हें पहाड़ तक कैसे लेकर जा सकती हूँ? वो खुद गाड़ी चला रही थी और उन्होंने मुझे भी बांध कर रखा था। मुझे मारने तक की धमकियां दे रही थी वो, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती या कुछ भी समझ पाती, वो पहाड़ से कूद गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद क्यों कूदेंगी? वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने उन्हें नहीं मारा है और उन्होंने खुदकुशी की है। मिस्टर भारद्वाज, कहीं ऐसा तो नहीं अपने पार्शियल एमनीशिया की वजह से उन्होंने खुद ही कदम उठाया? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी दामिनी इतनी कमजोर नहीं है इंस्पेक्टर कि कोई बीमारी के चलते वो अपनी जान ले ले।
जान रिश्ते नहीं है। उन्होंने किसी बीमारी के चलते अपनी जान नहीं ली है। उन्हें कोई बीमारी थी भी नहीं और असल में तो वो दामिनी जी थी भी नहीं, कोई बहरूपिया थी। क्या बोल रही हैं आप? वो दामिनी जी नहीं बल्कि उनकी जैसे दिखने वाली बहरूपिया थी, जो कि अपनी शक्ल का फायदा उठाकर इस घर में आई थी और साहब जी की जिंदगी में भी आई थी, ताकि इस घर की दौलत और शान और शौकत उन्हें मिल सके। लाल जी वो थी, मैं नहीं। और उसे साहब जी या उनके परिवार से कोई मतलब नहीं है, उनके सिर्फ पैसों से मतलब था। बस करो आराधना, ये कैसा घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम मेरी दी पर? हाँ, दामिनी दी थी वो, मैंने उनकी आवाज सुनी थी, उनसे बातें करी थी मैंने। आई एम 100% श्योर कि वो मेरी दामिनी दी थी। अरे वो तो तुम्हारे बारे में इतनी तारीफ करती थी, ये कहती थी कि तुमने विनायक का इतना अच्छा ख्याल रखा है। तुम उन पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो, उन पे उंगली उठा रही हो। मेरी दी को लाइफ की कदर थी, उनके लिए खुदकुशी करना ना कमजोरी की निशानी थी। इंस्पेक्टर, मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की, अपनी जान खुद नहीं ली है उन्होंने। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, पर किसी के कहने पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदालत में इनका गुनाह साबित करने के लिए हमें सबूतों और गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी। सर गवाह है। आइए। भैया, जब हम भाभी को खाई के पास ढूंढ रहे थे, ये लोग मुझसे बात करने आए थे और इन्होंने मुझे कुछ बताया। बताओ जो तुमने मुझसे कहा था। साहब वैसे तो वहाँ बहुत अंधेरा था, हमें कम ही दिख रहा था, लेकिन हमने इतना जरूर देखा कि वो मैडम कूदी और ये उनके ऊपर थी। लेकर जाओ इनको और लिखित गवाही दर्ज करना इनकी। चलिए हमारे साथ। अब इस हादसे के गवाह हैं हमारे पास, तो इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन सबको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं मेरे बच्चे को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, विनायक को मैं अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। विनायक अकेला नहीं है, विनायक के साथ उसका पूरा परिवार है, उसके पापा है और अब उसकी माँ जैसी मासी भी। ले चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरी विनायक को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ ऐसे। तो गोंद जैसा लग रहा है। जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो हो सकता है? क्या सच में किसी ने अपने चेहरे पर दामिनी जी के चेहरे का मुखौटा लगाया था? इसे तो रिएक्शन हो रहा है। दादा, इंजेक्शन कहाँ है? अंदर जाकर सिर्फ मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है, वो कुछ नहीं हुआ है उन्हें। इस लड़की ने ना मुझे मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन उससे मेरा सच नहीं बदलेगा, क्योंकि असलियत यही है कि उन्होंने मुझे रास्ते से किडनैप करवाया था, मैंने नहीं। अब न मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है और ना ही हमारे रिश्ते पर। हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तो गोंद जैसा लग रहा है, लेकिन ये मेरे हाथ पर कैसे आया?
असली दामिनी नहीं, उसकी बहरूपिया हूं। एमडी, विनायक सो गया। थैंक्स। अगर वो दामिनी जी नहीं थी तो कौन थी? और इस घर की बहू बनकर और साहब जी की पत्नी बनकर क्यों आई थी इस घर में? आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा दी एंड। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि वो करना क्या चाहती है। मुझे मारते मारते वो खुद पहाड़ से कैसे कूद गई? किस खेल की शुरुआत होने की बात कर रही थी वो? लेकिन जो भी हो, मुझे हर हाल में घर वापस जाकर उनके सच का पता लगाना ही होगा। जेठानी जी के जाने के बाद बड़े भैया ने जैसे अपने मुंह पे ताला ही लगा लिया। अरे पिछले 4 दिनों से एक शब्द नहीं बोले मुझसे। पिछली बार तो बड़े भैया पूरे 14 महीनों के लिए वनवास में बैठ गए थे, पर इस बार के सदमे से लगता है मानो पूरे 14 साल ही काट कर लौटेंगे। क्या है, घूर क्या रहे हो मुझे? सही तो कह रही हूँ। एक तो जीजी भी जेठानी जी की आत्मा की शांति के लिए काशी चली गई है, और एक मैं यहाँ खड़ी होकर दीवारों से बातें कर रही हूँ। वकील साहब, आज केस की पहली सुनवाई है, हमें माधव जी से बात करनी ही होगी। बड़े भैया अभी बात करने की हालत में नहीं है। आपको जो कहना है मुझसे कहिए। किशन जी, हमारा केस बहुत ही स्ट्रांग है, जीतने के फुल चांसेस हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप सभी लोग ये केस लड़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी इसी घर की बहू है और माधव जी की पत्नी भी। ये केस लड़ने का फैसला बड़े भैया ने खुद किया था, और बड़े भैया कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते। वकील साहब, चाहे जो कुछ भी हो, आराधना को इस पाप के लिए हमारे में से कोई भी कभी माफी नहीं देगा। आप लोगों की गवाही और आई विटनेसेस की गवाही के बाद हमें ये केस कोई नहीं हरा सकता। मैं चलता हूँ और आप लोग 4 बजे तक अदालत पहुंचिएगा। देखिए ना, विनायक बहुत रो रहा है। आज सुबह से चुप ही नहीं हो रहा है। ये क्या करें? मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। तो मुझे लाओ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। नहीं, एम बापा, मैं इस वक्त आपकी पूजा या आरती नहीं कर पा रही, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करिएगा। मेरे विनायक की रक्षा करिए आप। तुझे देख के इतना तो यकीन है, तो एक मक्खी नहीं मार सकती, इंसान क्या मारेगी? पर अपनी फूटी किस्मत की वजह से यहाँ पड़ी है, और इस हाल में खुद को बचाने की जगह भगवान की पूजा कर रही है, जिसकी वजह से तो यहाँ कैद है। पापा बिना वजह किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। उनके हर कदम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर छुपा होता है। उन्होंने मुझे यहाँ बंद शायद इसीलिए किया है क्योंकि वो मुझे एक रास्ता दिखाना चाहते हैं जो मैं इस वक्त देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे पापा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इस चक्रव्यूह में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे वो, और उस गुनाह की सजा मुझे नहीं देंगे वो जो मैंने किया ही नहीं है। आराधना, तुमसे कोई मिलने आया है। माधव साहब जी आए हैं।
क्या हुआ देविका? क्या कहा डॉक्टर ने? विनायक फिजिकली फिट है, पता नहीं इतना क्यों रो रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। इसे चुप कराने की और कुछ खिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बिना खाए पिए रोता रहा तो इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और ड्रिप लगानी पड़ेगी। आराधना जी के लिए रो रहा है विनायक, उसे जरूरत है उनकी। चुप चंदा, और उस खूनी आराधना का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। आराधना विनायक की माँ नहीं है, समझी तुम? और उसकी माँ दुनिया में नहीं है, उसको याद करके रो रहा है ये। माफ करना छोटी मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आराधना जी हमेशा विनायक की माँ रहेंगी। उन्होंने उसे जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है, पाला पोसा है, और बड़ी मालकिन से तो उसका कभी रिश्ता ही नहीं बन पाया। आराधना जी कहाँ होंगी, किस दर्द में क्या महसूस कर रही होंगी, अपने विनायक के लिए तड़प रही होगी, इसीलिए विनायक भी वो महसूस करके रो रहा है। चंदा, भाभी जी, आप यहाँ? भाभी जी सच कहूं तो मुझे आपको यहाँ इस हाल में देखकर बहुत बुरा लग रहा है। खैर, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका शुभचिंतक हूं। और देखिए ना, अपने साथ शहर के सबसे बड़े वकील साहब को भी लेके आया हूं। ये आपका केस लड़ेंगे। मेरे रहते आपको आंच तक नहीं आएगी। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे भाभी जी, हम दोनों ही उस घर के लिए पराए हैं, और ऐसे में उनके दिए हुए हर अत्याचार, हर गुस्से को सहने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के सहारा बनना जरूरी है। इसीलिए आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अगर मैं आपकी मदद लूंगी तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। भाभी जी, किस पति की बात कर रही हैं आप? वो पति जो आपको अपनी पत्नी ही नहीं मानता है, बल्कि उसने तो आपको यहाँ जेल में डाल दिया है, और आप ऐसे पति की फीलिंग्स की फिक्र कर रही हैं। वो हमारे पति पत्नी के बीच की आपस की बात है, उसमें आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने वकील को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कम से कम वकील साहब की एक मुफ्त की सलाह तो ले लीजिए, शायद बच जाए। हेलो, एडवोकेट राज। मैंने आपका केस अच्छे से स्टडी किया है। आप और दामिनी जी माधव जी की पत्नी हैं, और दामिनी जी का मानसिक संतुलन अस्थिर है। और दामिनी जी जब मरकर वापस आई तो आपको ये गवाही देनी है कोर्ट में कि जब उन्होंने आपको और माधव जी को साथ देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और मौका देखकर उन्होंने आप पर हमला कर दिया। आपने अपने बचाव में उन्हें धक्का दिया और वो खाई में गिर गई। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आपको उनको मारने का कोई इरादा नहीं था। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पति ने आपसे झूठ कहा, उन्होंने पहले शादी कर ली थी और बिना बताए आपसे दूसरी शादी कर ली, और जब पहली पत्नी वापस आ गई तो आपको छोड़ दिया। देविका, बड़े भैया ने एक दो बार विनायक को पहले चुप कराया है, शायद वो इसे चुप करा सके। एमडी, एक बार आप ट्राई कीजिए, शायद अपने पापा के पास चुप हो जाए। कोई बात नहीं, मैं इसे दवाई देके सुला देती हूँ। चलिए भैया, कोर्ट में चलते हैं, गवाही देनी है। चलो डिम्पल, हम चलते हैं। चलिए। एमडी, आप कोर्ट नहीं जाएंगे? विनायक को मैं संभाल लूंगी, आप चले जाइए।
कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, आज इस अदालत में जो केस आया है वो निर्दयता, नफरत और जलन का सटीक उदाहरण। योर ऑनर, कहते हैं एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और इस केस ने ये पूरी तरीके से साबित भी कर दिया। मिस आराधना ने अपने पति की पहली पत्नी निर्ममता से हत्या कर दी एंड इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। योर ऑनर, योर ऑनर, मिस आराधना ने कई बार मिसेस दामिनी भरद्वाज को मारने की कोशिश की थी, पर जब वो नाकामयाब रही तो इन्होंने एक ऐसी साजिश रची जिसमें एक ही बार में जिंदगी से वो कांटा निकालकर फेंक दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। मैं बताता हूँ आपको, बहुत गरीबी में पली बड़ी है मिस आराधना और बचपन से ही ख्वाब थी अमीरी की, ऐशो आराम, पैसे, बड़ी हवेली में रहना, बड़ी गाड़ी में घूमना, ये सब की तमन्ना थी आराधना की। मैं बताता हूँ आपको, मिस आराधना माधव जी की पत्नी से मिली, मिसेस दामिनी भरद्वाज मिलॉर्ड। उनके बच्चे की सरोगेट मदर बनने का वादा किया और फिर के बच्चे का नाम का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल किया मिलॉर्ड, समाज में उनका नाम खराब किया। इतना ही नहीं मिलॉर्ड, मिस आराधना ने माधव जी पर नाजायज संबंध का इल्जाम लगाकर उनसे शादी भी कर ली। और जब दामिनी जी वापस आ गई तो इनको यह भी लगा कि इनकी सत्ता हिलने लगी और इन्हें लगने लगा कि ये फिर से वही गरीबी के दलदल में फंसने वाली है और अपने लालच में इन्होंने दामिनी जी को मार डाला। योर ऑनर, अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास पूरे भरद्वाज परिवार की गवाही है। उस परिवार की एक एक शख्स ये दावे के साथ कह सकता है कि आराधना ने कई बार दामिनी जी को मारने की कोशिश की और दामिनी जी ने खुद अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी और माधव जी ने भी बहुत कोशिश किया था उन्हें बचाने की, और अंत में इस लड़की ने उन्हें चालाकी से अगवा कर लिया और पहाड़ियों में लेके जाकर भाई से उन्हें धक्का दे दिया मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, डिफेंस प्रोसिक्यूशन की किसी भी बात से सहमत नहीं है। ये सब झूठ है। मेरी क्लाइंट के बारे में गलत अफवाह उड़ाई जा रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बस माधव और दामिनी के बच्चे की सैरोगेट मदर थी। दामिनी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुदकुशी की है। मेरी क्लाइंट ने उन्हें नहीं मारा। इस बात की गवाही मेरी क्लाइंट खुद देगी। आराधना जी, आप अदालत को बताइए कि उस रात क्या हुआ था। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, अब जो भी कहेगी सच कहेगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगी। मैं यहाँ जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं जानती हूँ कि अभी वकील साहब ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद यहाँ सबको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ, और लगेगा भी, क्योंकि मैं किसी की दूसरी पत्नी हूँ। और एक बार दूसरी पत्नी होने का ठप्पा लग जाता है तो एक औरत को बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने सच पर टिकी रहूंगी। यहाँ कोई मेरी बात माने या ना माने, मैं झूठ नहीं बोलने वाली। और सच यही है कि मैं दामिनी जी की बहुत इज्जत करती थी और उनके साथ कुछ गलत करने के बारे में या उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन 1 साल बाद जो हम सबकी जिंदगी में आई वो दामिनी जी थी ही नहीं। जिनका खून करने का इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो दामिनी जी नहीं थी। मैं जानती हूँ कि ये बात साबित करने का मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है, लेकिन सच यही है। और ये सच उन्होंने खुद मेरे सामने कबूला था कि वो दामिनी जी के रूप में एक बहरूपिया है और उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ साहब जी की दौलत पर थी। तो ये है सच योर ऑनर, वो नहीं जो मेरे काबिल वकील दोस्त कह रहे हैं या सबको बताना चाह रहे हैं। दैट्स इट योर ऑनर। डिफेंस प्रोसिक्यूटर के पास कहने के लिए अब और कुछ नहीं है। थैंक यू। योर ऑनर, मेरे काबिल वकील दोस्त ये भूल रहे हैं कि अदालत सिर्फ एक इंसान की गवाही पर फैसला नहीं सुनाती, क्योंकि अदालत को सबूत की जरूरत पड़ती है। और कोई खूनी ये नहीं कहता है कि मैं खूनी हूं, तो हम इनकी बात कैसे मान लें योर ऑनर? मिस आराधना, अदालत को ये बताइए कि आपने मिसेस दामिनी भरद्वाज पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इस इल्जाम को साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत है मिस आराधना? नहीं। ओके, कोई गवाह तो होगा ना? नहीं है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दामिनी जी नहीं है? बोलिए बोलिए मिस आराधना। क्योंकि उनका बर्ताव बिल्कुल ही अलग था।
वो जिस तरीके की हरकतें कर रही थी, असली दामिनी जी कभी भी वैसी हरकत नहीं करती। मिस आराधना, ये अजीब हरकत उनके दिमागी बीमारी की वजह से भी तो हो सकता है ना? जी, हो सकता है। तो फिर आपने उनकी इस हालत को क्यों नहीं समझा? या फिर मैं यूं कहूं, आपने उनकी इस हालत का फायदा उठाकर उन्हें मार दिया मिलॉर्ड। बिल्कुल भी नहीं, ये बात गलत है। मैंने उन्हें नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने मुझे किडनैप किया था और वो मुझे जबरदस्ती बांधकर उस पहाड़ी की तरफ लेकर गई थी। और वो तो मुझे मारने की धमकियां दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक उस पहाड़ से कूद गई। मैं जानती हूँ आप सबको मेरी बात पर इस वक्त यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, यही सच है। योर ऑनर, ऐसी बेतुकी बात पर कौन यकीन करेगा? जिस औरत ने मौत को हराकर जिंदगी को एक दूसरा मौका दिया हो, वो अपनी जान फिर से क्यों लेगी? और क्या कमी थी मिस दामिनी भरद्वाज को कि वो खुदकुशी कर ली? एक इतना प्यार करने वाला पति, अच्छा परिवार, एक बेटा, शानो शौकत, समाज में इज्जत, सब कुछ था। क्या जरूरत थी अपनी जान लेने? और योर ऑनर, अगर दामिनी जी मरना चाहती थी तो अपने घर पे मर सकती थी। इनको फंसा कर क्या मिलता उनको? योर ऑनर, इनके पास इनकी बातों का भले कोई सबूत या प्रूफ ना हो, लेकिन मेरे पास इस बात के सबूत है कि कैसे ये टॉर्चर करती थी मिस दामिनी भरद्वाज को। और इस बात के भी गवाह है कि कैसे इन्होंने उनको खाई पे ले जाकर धक्का दिया था। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन मेरा पहला गवाह मिस्टर राकेश मिश्रा को इस कोर्ट में बुलाना चाहती है। राकेश मिश्रा हाजिर हो। मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या अपना नाम बता सकते हैं अदालत? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। तो राकेश जी, आप 14 दिसंबर की रात 9 बजे कहाँ थे? मैं अपने भाई के साथ मुक्तेश्वर जा रहा था। और कैसे जा रहे थे? सर, हम बाइक पर थे। राकेश जी, आपने वहाँ रास्ते में क्या देखा? सर, वहाँ बहुत अंधेरा था और हल्की धुंध भी हो रही थी, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आया। पर हमने ये देखा कि ये दो औरतें गाड़ी में थी। अचानक खाई में एक औरत कूद गई और ये ऊपर से देख रही थी। और क्या आपने देखा था गाड़ी कौन चला रहा था राकेश जी? नहीं सर। क्या आप इन्हें धक्का देते हुए देखा था? नहीं, हमने सिर्फ इतना देखा था कि लड़की वो खाई के ऊपर खड़ी होकर देख रही थी नीचे। हमने ये नहीं देखा कौन किसे धक्का दे रहा था और कौन किसे बचा रहा था। योर ऑनर, ये अदालत इनकी गवाही पर कैसे यकीन करे? जब इन्होंने कुछ भी साफ तरीके से देखा ही नहीं है, तो ये अदालत इनकी गवाही को कैसे अपना सकता है? आप जा सकते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अपने दूसरे गवाह मिस्टर माधव दास भारद्वाज को पेश करना चाहते हैं। माधव दास भारद्वाज हाजिर हो। इसे जीने का कोई हक नहीं है इसका। सर, क्या इस अदालत को अपना नाम बता सकते हैं? माधव दास भारद्वाज है। माधव जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी। क्या आप बता सकते हैं कि आप इनसे पहली बार कहाँ मिले थे? मुंबई में। और क्यों मिले थे माधव जी? इत्तेफाकन मुलाकात हुई। और माधव जी, इनसे आपका रिश्ता क्या है? देखिए, ये मेरी और दामिनी के बच्चे की सररोगेट मदर है। क्या ये सच है कि आप पहले सरोगेसी के बारे में नहीं जानते थे? जी नहीं। क्या ये भी सच है माधव जी कि इंसानियत के तौर पर आप किसी को बिना जाने पहचाने अपने घर में बना दिया और नौकरानी का काम भी करने दिया? जी हाँ। क्या ये भी सच है माधव जी कि इन्होंने आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको झूठे इल्जाम में फंसाया और आपसे जबरदस्ती शादी कर ली? हाँ। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भरद्वाज को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की? जी हाँ। क्या ये भी सच है माधव जी कि सरोगेसी का सच बाहर आते ही आपने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा और अपने घर में बना दी? हाँ। माधव जी, क्या सच है कि उसी रात दामिनी जी वापस आई? जी हाँ। और क्या दामिनी जी के वापस आने के बाद इन्हें उनसे तकलीफ थी क्योंकि इनकी जगह छीन गई थी? हाँ। माधव जी, क्या इन्होंने आपकी पहली पत्नी दामिनी जी को बहुत तकलीफ दी थी? हाँ। माधव जी, 14 दिसंबर की रात
क्या मिस आराधना आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भरद्वाज के साथ मुक्तेश्वर रोड की पहाड़ी में थी? ना। अपनी मौत से पहले क्या दामिनी जी ने आपको फोन करके कहा था कि ये उनकी जान लेने वाली है और आप आकर उन्हें बचा लें? नहीं। लेकिन ये भी सच है कि आराधना ने दामिनी की जान नहीं ली, बल्कि आराधना किसी की जान नहीं ले सकती। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।